Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about our next module, that is crop protection. And by crop protection, we mean protection of crops against pests that cause reduction in crop yield or sometimes even complete crop failure. So pests include weeds, botanical pests, then there are insects, entomological pests, then there are disease causing organisms like viruses, bacteria, fungi, and there are some rodents. Sorry for interruption. So, what is a weed? Weeds are usually aggressive, troublesome, competitive, and undesirable elements of the crop plants that cause multidimensional problems. Multidimensional problems mean they are ranging just from reduction in crop yield or quality to interference in culture operation, interference in harvesting operation, or limit in choice of rotation, degradation of land value, loss of aesthetic sense of a particular place, aesthetic value. So there are a number of factors which make a particular plant a weed. The point to ponder is that weeds, being nature representative, are more versatile. For a particular resource like water, land, fertilizer, weeds have capability to acquire it to a greater extent than the main crop. And even in unfavorable conditions, weeds can survive better than our main crop. The reason is that crops are the domesticated plants, but weeds are the wild ones. Weeds have greater adaptability to diverse agroclimatic condition. And the other thing, the point to ponder is that weed problem is getting from bad to worse day by day. जो weeds या जड़ी बूटियों के जो मसाइल हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, वो दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। उसमें एक तो है कि नई वीड्स आ रही हैं, दूसरा जो पहली वीड्स हैं वो जो हमारे प्रिवेलिंग, जो हमारे पहले जो मरवजा हमारे वीड कंट्रोल के मेथड्स हैं वो अनफेक्टिव हो रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक है, तो जो इसकी आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी कि प्लांट विच ग्रोज वेयर इट डो नॉट डिजायर। तो मैं यहाँ पे आपको एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ। एनी प्लांट और वेजिटेशन दैट competes with ह्यूमन इंटरेस्ट, हर वो पौधा या वेजिटेशन जो इंसानी मफाद की राह में हाइल होगी वो वीट करार पाएगी, यानी कि वो जड़ी बूटी है। ठीक है, एनी अनडिजायरेबल प्लांट और वेजिटेशन दैट competes with ह्यूमन इंटरेस्ट, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज वीट। तो वो अगर फसल में है तो वो हमारी जो पैदावार है उसको कम कर रही है, अगर वो रनवे वगैरह पे है, रेल ट्रैक्स में है, तो वो वहाँ पे डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं या रेल उसमें है, गैस फील्ड में है, ऑयल फील्ड्स में है, तो वहाँ पे वो फायर हैजर्ड पोज कर रही है। अगर वो कलर कहार की झील में है, किसी वाटर बॉडी में है, तो वो पानी की जो है वैल्यू, उसकी जो उस प्लेस की एस्थेटिक वैल्यू है उसको लॉस कर रही है। उस प्लेस में जो वाटर है जो उसको ट्रांसपायर कर रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इश्यूज जो हैं वो राइज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल प्लांट्स। और जब वो हमारे मफाद की राह में हाइल होंगी दैन दे विल बी क्लासिफाइड एज वीड्स। तो वीड जो है, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक वीड्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मैन मेड डेफिनेशन है। वीड्स तो नेचर चाह रही है डाइवर्सिटी। व्हाई वी हैव वीड्स? बिकॉज नेचर वांट डाइवर्सिटी। व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग अ फील्ड इन अ पार्टिकुलर अंडर अ पार्टिकुलर क्रॉप, हम गंदम लगा रहे हैं तो हम उसको मानो कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं। बट वीड्स आर प्रेजेंट हेयर since the initiation of life on this planet। तो वीड सन ऑफ अर्थ है, वो यहाँ पे उनका सीड बैंक बड़ा मौजूद है। दूसरा मैंने आपको पहले कहा था कि वो डाइवर्स हैं, वर्सटाइल हैं और एग्रेसिव हैं, ट्रबल हैं, कम्पिटिटिव हैं। तो हमारी क्राफ्ट्स जो हैं उनके साथ compete नहीं कर सकती, हमें फिर उसके लिए सप्लीमेंटल जो है हमें बीडिंग या मैनेजमेंट जो है उसकी करनी पड़ेगी। वो हमारे नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएंगे उसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रीजंस फॉर क्लासिफाइंग ए प्लांट एज अ वीड। वो कौन सी बेसिस हैं, वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से कोई पौधा जो है वो वीड कहलाएगा। इसमें एक टेबल है, टेबल के आगे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है वो ये वाली भी बुक वाली भी है, कुछ मैं आपको लोकली भी साथ का साथ जो है वो देता जाऊँगा। तो पहली जस्टिफिकेशन जो है, जस्टिफिकेशन है इस टेबल में, फिर उसका मैकेनिज्म है और फिर उसकी एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, मैंने आपको कहा था, जो एग्रो इकोसिस्टम में, क्रॉपिंग सिस्टम में जो मेन हमारा डिसएडवांटेज जो वीड्स काज करती हैं वो है कि पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। हाउ वीड रिड्यूस क्रॉप यील्ड? दे रिड्यूस क्रॉप यील्ड बाय competing for growth resources. Those growth resources may be a light, water, nutrients, space, and even sometimes carbon dioxide. So uh, there are several weeds that are associated with a particular crop. For example, गंदम में आपके पास तुम्बिसिटी है, जंगली जई है, बातू जो है, ये इस क्रॉप की मेन वीड है, और ज़्यादा जो ग्रोथ उसकी रिडक्शन है ग्रोथ की और हील्ड की, वो इन्हीं वीड्स की वजह से जो है वो आती है। देन देयर इज सेकंड पॉइंट, दैट इज रिडक्शन इन क्रॉप क्वालिटी। जब वीट का सीड आपकी मेन क्रॉप के सीड के साथ मैकेनिकल मिक्सचर हो जाएगा, जब आपका फील्ड इन्फेस्टेड होगा, जब आप हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर करेंगे, तो उसमें चांसेस, लाइकली चांसेस आर देयर दैट योर प्रोड्यूस इज इन्फेस्टेड विद द सीड्स ऑफ द वीट। जो आपने सीड क्वालिटी का मॉड्यूल पढ़ा था उसमें भी ये एस्पेक्ट आया था। तो दोज क्रॉप्स विच आर इन्फेस्टेड विद द सीड्स ऑफ द वीट्स विल फेच लो प्राइस। एग्जांपल, हमारे पास हमारी गंदम में दुम्बी सीटी और जंगली जई का सीड जो है वो बाद दफा मिक्स आ जाता है, तो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कम होगी। Then weeds cause delay in harvesting by conservation of moisture in the soil may delay ripening and increase crop moisture level when harvest. ठीक है। तो अदर थिंग इज दैट दे इंटरफेयर विद द हार्वेस्टिंग। क्लाइंबिंग प्लांट से मुराद है बेलनुमा पौधे। हमारे यहाँ पे आपने कन्वोलस आर्वेंसिस या फील्ड वाइड वीड या लहली उसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ पे गंदम में हमें हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से गंदम को वो लिटा देती है। उसके अलावा हमारे पास वाइल्ड सैफ फ्लावर जो है, कार्थमस टिंक्टोरियस जो है, जिसको आप पोली या सत्यानाशी कंडियारी कहते हैं। उसके अलावा स्पाइनी एमएक्स जो है, जंगली पालक कंडियारी जो है, वो चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे फार्म पे आपने यू हैव नोटिस दैट बी एंड जो सी ब्लॉक है पार्टिकुलरली, यहाँ पे सोलोनम ज़ेंथोकार्पम जो है, थार्नी नाइट शेड जो है हमारे यहाँ पे होता है कि जो एडमन और एकेडमिक ब्लॉक है, इसके पास भी इर्द आपको बड़ा खूबसूरत से फ्लावर वाला एक बड़ा कांटोंदार पौधा जो खारदार पौधा वो नज़र आता है। ठीक है। तो वो अगर ऐसे प्लांट्स आपके फील्ड में होंगे तो हार्वेस्टिंग, स्पेशली जो मैनुअल हार्वेस्टिंग है, जो सिकल से है, मैनुअल लेबर से है, वो शायद पॉसिबल ना रहे। देन देर इज इंटरफेयर विद एनिमल फीडिंग प्लांट्स विद स्पाइन और थॉर्न्स जो हैं, वो अगर ऐसी कुछ चीज़ें जो खारदार हैं, जिन पे कोई कांटेदार हैं, या वो ऐसी चीज़ जो है मवाद खारिज करती हैं, तो जिसको एनिमल डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपकी खासकर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, या आप उनको अगर मिक्स करके आप काट रहे हैं अपनी कोई फॉडर वगैरह, उसमें ये चीज़ें ऐड हैं, तो एनिमल फीडिंग के साथ जो है वो, यहाँ पे एग्जांपल है सेसियम आर्वेंस की लय है। इसके अलावा आपकी दोदक वगैरह जो है, कंडियारियाँ वगैरह जो हैं, वो इसमें आती हैं। सम टाइम दे आर आल्सो पॉइजनस, और ऐसी पॉइजनस वीड्स, खासकर पार्थीनियम अगर आपके फॉडर में कट के जा रही है एनिमल को, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। पॉइजनस आईवी दूसरी एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा जो आपकी स्वाइन क्रस्ट वगैरह जो हैं, वो चीज़ें जो जंगली हालों हैं, वो टेंट एनिमल प्रोडक्ट्स। टेंट एनिमल प्रोडक्ट्स से मुराद क्या है कि एनिमल का जो मिल्क है या दूध, जो गोश्त वगैरह है, उसमें से फिर अगर वो वीड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ से स्मेल आती है आपको। ठीक है। हमारे पास वाइल्ड ओनियन है, प्यासी वगैरह है, इस तरह एलियन स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा कुछ वीड्स ऐसी हैं जो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स से मुराद है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट ऑफ अ सेकंड प्लांट, अदर प्लांट। तो कस्क्यूटा स्पीशीज़ की एग्जांपल है, और बैंकी है, यानी कि जो पैरासाइटिक वीड्स हैं, कि जो कस्क्यूटा आकाश बेल वगैरह आपने देखी होगी, दरख्तों पे चढ़ जाए तो सारा उनको नेटवर्क इसका बन जाता है। इसके अलावा रूट पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है। रोटर्स वगैरह भी हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें पैरासाइटिक वीड्स में आ जाती हैं। पैरासाइटिक वीड जो हैं वो जो होस्ट प्लांट है वहाँ से अपना खुराक लेती हैं। इनको तफीली पौधे भी आप कहा जाते हैं इनको। फिर ये क्रॉप की हेल्थ को रिड्यूस करती हैं बाय एक्टिंग एज अल्टरनेट होस्ट फॉर क्रॉप पेस्ट, के जो इंसेक्ट पेस्ट थे या डिजीजेज काजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, उनको ये पनाह गाह के तौर पे काम आएंगी। तो ये एक बड़ा अनडिज़ायरेबल फीचर है वीड्स का। तो दिस इज़ द one of the many other driving forces कि जो कंपेल करती हैं कि बीड्स को मैनेज किया जाए in order to safeguard our crop health. Then the other aspect is that they reduce animal and even sometimes human health. They act as intermediate host or a vehicle for ingestion of pests and parasites है। ठीक है। फोटोसेंसाइजेशन है, इसमें टेरेटोजेंस है। ठीक है। एग्जांपल उनकी यहाँ पे आपको हाइपरकम परफोरेटम वगैरह जो है, ये आप देखेंगे इसमें।
और अगर इन एस्पेक्ट्स की आपको मज़ीद डिटेल चाहिए, यू कैन गूगल दीज वंस. Sometimes weeds are also a safety hazard. I have told you that the अगर आपके पास जो गैस फील्ड है, ऑयल फील्ड है, वहाँ पे जंगली कीकर वगैरह या ऐसी वीड जो श्रब टाइप हैं, अनडिजायरेबल वेजिटेशन जो ग्रो कर रही है, तो अगर वो आग पकड़ ले तो देन देयर विल बी major consequences, serious consequences. Then weeds along the railway tracks, weeds along the runways in the non-crowd area, they also pose serious threat. Then reduce wool quality, hooked seeds reduce value of the places. और एग्जांपल इसकी है यहाँ पे बर्डन स्पीशीज हैं, दे प्रिवेंट वाटर फ्लो इन आवर सिनेरियो, इन पाकिस्तान सिनेरियो. अगर आपने वाटर चैनल्स पे देखा हो तो हमारे यहाँ पे नडू जो है वो पास्पेलम डिस्टिचियम है, सोरगम हेलिपेंस जो है बड़ी बहुत बड़े साइज़ की जो ग्रासेस हैं, जो रूटीन में क्रॉप्स के अंदर एनुअल ग्रासी वीड है, उनसे ये बड़ी होती हैं. एंड दे प्रिवेंट द, दे चोक द इरीगेशन चैनल. तो उसमें जो पानी का फ्लो है, यानी कि 1 एकड़ जो आपका भर रहा है तकरीबन घंटे में, तो हो सकता है फिर वो 2 पे चला जाए क्योंकि पानी का फ्लो कम हो जाएगा. दूसरा, जब ये वाटर चैनल में ग्रो करेंगे तो इनके सीड, जो इनका प्रोपेगेटिंग मटेरियल है, वो फिर फर्दर स्प्रेड अप होगा. ठीक है. दूसरा, जो आपका इरिगेशन नेटवर्क है जिससे आप वाटर डाइवर्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा अगर कोई गाँव से लोग हैं तो बाद दफ़ा ये उसको जो है उसके अंदर आ जाते हैं, चाक कर देते हैं उसको, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे हमारे पास. तो sometimes weeds also exhibit allelopathy. Allelopathy is a mechanism in which weeds secrete secondary metabolites into the rhizosphere or even sometimes into the atmosphere by volatilization, and those secondary metabolites inhibit growth and seed emergence and seedling growth of the crop plants or adjacent plants. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. एलिलोपैथी इज अ मैकेनिज्म इन विच वीट प्लांट्स सेक्रेट secondary metabolites into the rhizosphere or atmosphere which inhibit emergence and seedling growth of the crop plants. तो एलिलोकेमिकल जो हैं वीड्स के, वो हमारी जो क्रॉप नेक्स्ट हम लगा रहे हैं उसकी जर्मिनेशन को और उसका जो सीडलिंग ग्रोथ और विगर जो है उसके साथ वो इंटरफेयर कर सकते हैं. Then there is impact on crop establishment. Vegetation prevents establishment of young trees either by shading, either by competition, interference or allelopathy. यहाँ पे एक एस्पेक्ट मैं क्लियर करूंगा. एक चीज़ है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस है रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ वन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अदर. और इंटरफेरेंस के दो कंपोनेंट हैं. इंटरफेरेंस इज इक्वल टू कंपटीशन प्लस allelopathy. कंपटीशन मीन्स स्ट्राइविंग ऑफ 2 or more species for the same resource. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. Competition means striving of 2 or more species for the same resource. और weeds का और crop का आपस में जो मैच है वो ये है कि इनका ट्रैफिक लेवल सेम है. जो लाइट, जो न्यूट्रेंट, जो फर्टिलाइजर, इरिगेशन स्पेस वीट क्रॉप को चाहिए वही क्रॉप को चाहिए. तो इनमें मुहाजराई जो है वो क्वाइट सीरियस है. इंसेक्ट के केस में ऐसा नहीं है. इंसेक्ट तो है वो कोई सैप पे जा रहा है और कोई प्लांट के लीफ खा रहा है, कोई जो है वो उसकी पार्ट्स वगैरह जो हैं या फ्रूटिंग चीज़ें जो हैं उन पर फीड करते हैं. लेकिन वीड्स का और क्रॉप की जो ट्रैफिक रिक्वायरमेंट है, ट्रैफिक लेवल है, वो ऑलमोस्ट सेम है. सो दिस इज़ द लिस्ट. ये वो रीजंस हैं जिनकी बना पे कोई भी पौधा जो है वो वीड करार दिया जा सकता है. और जो है हमारे यहाँ पे जो मेजर वीड्स हैं वो सीजन वाइज अगर हम बात करें तो हमारी गंदम में जो ग्रासी वीड्स हैं वो तुम्बी सिटी है, कैनरी ग्रास, और जंगली जई है वाइल्ड रोड, और जो हमारी ब्रॉडली वीड्स हैं उनमें चिनोपोडियम एल्बम, बाथू, कॉमन लैंड स्पॉटर इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो मेजर है. उसके बाद अब हमारा काटन का जब सीज़न आएगा, काटन सीज़न में हमारे पास कारपेट वीड या होस पर्सलिन, उसको आप इटसीड वगैरह कहते हैं. उसके अलावा हमारे यहाँ पे पिग वीड, अमरांथस विरिडस या चुलाई जो है वो हमारी मेजर वीड्स हैं. इस तरह ग्रासी वीड्स में वहाँ पे जंगल राइस आ जाएगा जिसको आप स्वांकी कहते हैं, काइनोक्लोआ क्लोना है, काइनोक्लोआ क्रस गैली है, डिडन वगैरह. तो ये हमारी मेजर वीड्स जो हैं वो. इसी तरह तांदला वगैरह पल्सेस में होती हैं, मूंगबीन वगैरह में, टाइग्रा आर्वेंसिस वगैरह. तो वीड्स जो हैं किसी क्रॉप के साथ जो एसोसिएटेड हैं पार्टिकुलर, उनके मैंने चंद देख के आपको नेम दिया. दिस लॉन्ग लिस्ट. बेहतर है कि आप जो है वो लिटरेचर को रिव्यू करें. तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जो वीड्स क्रॉप के साथ हमारे के साथ compete करती हैं, मुकाबला आराई करती हैं, वो किन फैक्टर पे बेस है. तो उसमें एक तो क्रॉप है और दूसरा उस क्रॉप के पार्टिकुलर जो कल्टीवर है उसकी कितनी कम्पिटिटिव एबिलिटी है. अब क्रॉप जो है वो वीट के अगेंस्ट कंपटीशन में डिफर करती हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. वीट विंटर ग्रुप में अगर हम बात करें, विंटर में जो क्रॉप लगती हैं
उनमें वीट की कम्पिटिटिविटी बनिस्बतन बेहतर है उन्हीं वीड्स के खिलाफ जो उस सीज़न में होती हैं बनिस्बत चने वगैरह के या मसूर के। क्यों? मसूर और चिकपी जो है या चना जो है उनका प्लांट जो है वो स्मॉलर इन साइज़ है, उसकी ग्रोथ इनिशियल बड़ी स्लो है। तो वीड्स जो हैं खासकर बाथू वगैरह वो टालर होती हैं, वो उससे ऊपर उग जाती हैं और बाद में उनको शेडिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा वीट डेंसिटी हो तो हमारी कंप्लीट क्रॉप फेलियर जो है वो पॉसिबल है। दूसरा, कंप्लीटेबिलिटी ऑफ इट्स कल्टीवर। अगर वीट की हम गंदम की बात करें तो मुख्तलिफ कल्टीवर्स जो हैं वो डिफ़र हो सकते हैं इन देयर इमरजेंस टाइम तो उनकी जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोग्रेशन का है उसमें उनमें ड्राई मैटर की कामुलेशन में, उसके अलावा उनका लीफ एंगल और उसमें लीफ एंगल के अलावा उनकी एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू ड्राई मैटर, तो अर्ली कनापी क्लोजर वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स क्रॉप कम्पिटिटिव एबिलिटी। कम्पिटिटिव एबिलिटी किसी कल्टीवेटर की जज करनी हो तो दो क्राइटेरियन है। पहला है कि क्या वो वीड्स की मौजूदगी में उसका ट्राई मैटर की यील्ड कितनी कम हो रही है, और दूसरा वो किस हद तक वीड के बायोमास को कम कर रहा है। अगर हमने 10 कल्टीवेटर लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो कौन सा कल्टीवेटर है जिसने वीड्स की मौजूदगी में अपनी पैदावार को मेंटेन रखा है उसके मुकाबले में जब वो बिल्कुल वीड फ्री था। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमें कंपैरिजन में हेल्प करेगा। देन देयर इज डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग, के प्लांटिंग की डेंसिटी के मुराद है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। जब हम नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट लैंड एरिया जो है यहाँ पे बढ़ेंगे तो उससे वीड्स के लिए लेस स्पेस और लेस रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। लेकिन जब हमने प्लांटिंग डेंसिटी को एज ए टूल देखना है वीड मैनेजमेंट के लिए, तो हमें एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि हम कहीं पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को प्रमोट तो नहीं करें। इंट्रा स्पेसिफिक से मुराद है कि गंदम के पौधों का ही आपस में हाइट के लिए हो जाए, वो थिन उनके स्पिंडल से स्टेम हो जाए, और यहाँ बहुत ज़्यादा डेंस स्टैंड हो तो डिजीज़ जो है वो उसका इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। इस तरह क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन बाय क्रॉप रोटेशन में मीन दैट फसलाती हेर फेर इसको उर्दू में कहा जाता है। रोटेशन इज बाय रोटेशन वी मीन दैट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप वन आफ्टर अनदर इन सच एन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन दैट soil fertility suffers minimum while profits are not reduced। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। By crop rotation we mean that growing of crop in such an order or succession that soil fertility suffers minimum while our profits are not reduced। के इसमें हमने ऐसी क्रॉप को लाना है कि जिससे साइल एग्जॉस्ट ना हो। यूजुअली हमारा जो रिजिड किस्म का लेस फ्लेक्सिबल हमारा रोटेशन चल रही है, इसमें तब्दीली बहुत कम आती है, वो है हमारे कॉटन वीट के। कॉटन लग रही है, कॉटन के बाद वीट लग रही है, तो ऐसे सिस्टम में वीट्स जो है वो अडाप्ट हो जाती है पर्टिकुलर सिस्टम को। जो राइस जो कॉटन की है उनको पता है कि अब इसमें कॉटन आने उनका सीड बैंक मौजूद है, वो जैसे स्टिमुलस आता है, इरिगेशन आती है, वो टेम्परेचर वही होता है, फोटो पीरियड वही है, तो वो उसको सेंस करके तो वो वही वीट उगेंगी। इस तरह वीट क्रॉप जो है ईयर आफ्टर ईयर वीट की फर्टिलाइजेशन का पैटर्न उस टाइम नवंबर में ज़मीन तैयार हुई, फेवरेबल टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही खाद भी डाल दी गई, ज़मीन की तैयारी पे पानी भी लग गया, तो सीड वहाँ पे मौजूद है उन वीड्स का जिन्होंने उस सीजन में उगना है, तो वो वीड्स जो है वो फिर अडाप्ट हो जाती हैं किसी पार्टिकुलर सिस्टम में। देन देयर आर टिलेज प्रैक्टिस। टिलेज प्रैक्टिस के जो इफेक्ट हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। अब जो पीरियनियल वीड्स हैं वो जीरो टिलेज में थ्राइव करती हैं। इस तरह जो एनुअल ग्रासी वीड है, जो सरफेस सीडर है, उनका सीड भी जो है वो जीरो टिलेज में सरफेस पे पड़ा रहता है और उनकी डेंसिटी ईयर्स में आने वाले ईयर्स में बढ़ जाती है। इस तरह ऐसी वीड्स, दोज वीड्स जो लाइट की गैर मौजूदगी में जर्मिनेट नहीं कर सकती, उनको अगर हम एक दफ़ा राजा हल या मट्टी पड़ने वाला हल चला के नीचे दबा दें तो उनकी जर्मिनेशन फिर नहीं होती। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि जो टिलेज का इफेक्ट है वीड स्पीशीज पे और उसके नतीजे में रिजल्टिंग जो कंपटीशन है उस पर स्पीशीज स्पेसिफिक है, मुख्तलिफ स्पीशीज पे मुख्तलिफ होगा। इट्स अ मेथड एंड टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर। इट शुड बी सच दैट कि जो फर्टिलाइजर खाद के अप्लाई करने का मेथड आपने न्यूट्रिशन के मॉड्यूल में पढ़ा है, वो ऐसा होना चाहिए कि खाद जो है वो ज़्यादा काम आए अपनी मेन क्रॉप के बनिस्बत वीड्स के। ये ना हो कि स्पेशली जो नाइट्रोजन है वो वीड सारी टेक ओवर कर जाएं और क्रॉप को आउट कम्पीट कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बायोटिक ग्रोथ में इन्वॉल्व है, तो वीड जो है वो पहले ही उनकी ग्रोथ बड़ी विग्रस होती है। अगर उनको अबंडेंट नाइट्रोजन सप्लाई इनिशियली भी अवेलेबल आ गई तो जो है वो फिर क्रॉप को डोमिनेट कर देंगी। तो इसीलिए हम क्रॉप की इनिशियल रिक्वायरमेंट लो होती है तो नाइट्रोजन जो है वो हम स्प्लिट में डालते हैं। एक मोटिव ये है कि सारी की सारी नाइट्रोजन इनिशियल डालेंगे वो लॉस हो जाएगी इन्वायरमेंट में बाय वोटिलाइजेशन बाय लीचिंग। तो दूसरा है कि वो जो है क्रॉप इनिशियल रिक्वायरमेंट लो है, तो हो सकता है कि वीड्स जो है वो क्रॉप को टेक ओवर कर दें।
रो ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग, कतारों का जो उनका ओरिएंटेशन है प्लस उनका जो दरमियानी फासला, ये बड़ा अहम है। इफ़ वी आर रिड्यूसिंग स्पेस, कतारों का दरमियानी फासला हम स्पेस लो कर रहे हैं, तो गंदम की एग्जाम्पल लें तो हो सकता है टिलर्स पर प्लांट कम हो जाए, लेकिन टिलर्स पर यूनिट एरिया जो है वो बढ़ जाएंगे। स्पेस कम करने से वीड्स के लिए उगने के लिए कम जगह होगी। अर्ली कनापी क्लोजर होगा। कनापी क्लोजर से मुराद है कि पत्ते जो मिलकर एक छतरी सी बना लेंगे जिसमें से नीचे लाइट नहीं जाएगी। लाइट नहीं जाएगी तो ऐसी जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जंगली पालक वगैरह है, शात्रा वगैरह, जिनको उगने के लिए लाइट चाहिए तो वो फिर नहीं उगेंगी। सीडिंग डेंसिटी का पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट वही है, डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग में रिपीट हो गया, ठीक है। तो हर्बिसाइड यूज़ के, कौन सी हर्बिसाइड यूज़ की जा रही है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कौन सी वीड्स को वो किल करती है, कौन को नहीं करती। तो कुछ भी हर्बिसाइड ऐसी हैं जो सिलेक्टिव हैं, जो चंद एक जड़ी बूटियों को मारेंगी, चंद को नहीं मारती। तो जब चंद को नहीं मारेंगी, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने गंदम में एक्सिल का स्प्रे कर दिया फिनॉक्साइड का, वो सिर्फ घास नुमा बूटियों को मार रही है, तो आपने घास वाली तो खत्म कर दी, लेकिन अब उसके एक्सपेंस पे यहाँ पे चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने आप को ग्रो करें और फील्ड में एक्सपेंड करें। इस तरह साइल टाइप एंड फर्टिलिटी स्टेटस, ये बड़ा अहम चीज़ है। जो साइल टाइप है, ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो हैं मुख्तलिफ साइल टाइप में ग्रो करती हैं। जो हेल्थी साइल है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ पे आपको फैट हैन वगैरह जो है, इस तरह बाथू वगैरह जो है, फैट हैन से मुराद है चिनोपोडियम मोरेल कुरुंड वगैरह जो है, इसी तरह बाथू चिनोपोडियम एल्बम कामल है, स्क्वाटर वगैरह है, वो ऐसी वीड्स जो हैं ये हाईली जो न्यूट्रिशियस जो साइल्स हैं उन पे ग्रो करती हैं। जो पुअर फर्टिलिटी साइल्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर पैरासाइटिक वीड्स हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं थल की एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे आपको प्याजी वगैरह जो है, जो डेजर्ट साइल्स हैं, जो सैंडी साइल्स हैं, वहाँ पे आपको वो नज़र आती हैं। इसी तरह प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रब्त है और क्या चल रहा है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो एनी एडवर्स कंडीशन होगी उसमें वीड्स जो हैं वो फिर भी उनका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है, बिकॉज दे पोजेस नमूरियस फीचर्स जो उनको बाटिक और बाटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इस तरह नेचर ऑफ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट rice or even some vegetables are now being transplanted, even sunflower is nowadays being transplanted। तो जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग है उसमें एक साइज डिफरेंशियल है, उसका एक साइज बड़ा होता है, तकरीबन 30 से 35 दिन का पौधा है वो, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके कुछ लीव भी एक्सपेंडेड निकले होते हैं। नो डाउट एक ट्रांसप्लांटिंग शाख आता है, लेकिन वो 3 से 4 दिन बाद पौधा ओवरकम कर लेता है और वो चल पड़ता है दोबारा। तो बनिस्बत उस डायरेक्ट सीडिंग के कि जिसमें वीड्स भी साथ ही उग रही हैं, तो ये चीज़ जो है ये कंप्लीटेबिलिटी को अफेक्ट करेगी। इसी तरह मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है और इरिगेशन रजीम्स है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगी कौन सी वीड, दो प्रिंसिपल फैक्टर जो हैं जो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उनमें एक मॉइस्चर है और दूसरा टेम्परेचर है। यानी कि उनकी जो स्पेशियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मानो मकान में, उसको गवर्न कर रहे हैं दो फैक्टर, पहला है मॉइस्चर और दूसरा है टेम्परेचर। तो जो इरिगेशन रजीम्स हैं, अगर हमारा फील्ड जो है वो फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड है या उसमें पानी खड़ा रहता है तो उसमें और तरह की वीड होंगी, ठीक है। मैं आपको राइस की एग्जांपल देता हूँ कि राइस में हम इरिगेशन रजीम को मैनिपुलेट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लडिंग। तो राइस के अंदर तो एरनकाइमा सेल है, राइस जो है वो फ्लडिंग, पानी खड़ा भी हो तो वो उसकी रेस्पिरेशन नहीं रुकती। तो बहुत सारी ससेप्टिबल वीड्स जिनमें पास ये सेल्स नहीं है, टिश्यूज नहीं है ये एरनकाइमा, तो उनकी रेस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं रह सकती और उनके अंदर मोर्टेलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर है रिलेटिव ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप एंड वीड, कि उनकी आपस में उम्र क्या है, क्रॉप पहले उगी है या वीड पहले उगी है। जो चीज़ पहले उगेगी वो उसको कंपिटिटिव एडवांटेज होगा, ठीक है। अगर आपकी क्रॉप पहले इमर्ज कर गई है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, ठीक है। और गंदम की अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो गंदम में हम पहला पानी लगाते हैं तकरीबन 18 से 22 दिन बाद, जब टिल्टिंग स्टार्ट हो रही होती है ग्राउंड वीट से पहले। तो उसके बाद हमारे 30 से 35 दिन पे हम वीड कंट्रोल के लिए स्प्रे करते हैं। तो वीड्स वहाँ पे बड़ी सक्कुलेंट और टेंडर स्टेज पे होती हैं, 2 to 4 लीफ स्टेज पे। जैसे जैसे ये पीरियड गुजरता जाएगा, वीड जो है वो 4 से 6, 6 से 8 अपनी लीफ स्टेज एडवांस करती जाएंगी और हमारा कंट्रोल जो है फिर वो हर्बिसाइड के नतीजे में जो हासिल होगा वो पुअर होता जाएगा। तो ये बड़ा अहम फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह वीड सीड बैंक के वीड का कौन से स्पीशीज का सीड साइल में मौजूद है, उनका आपस में प्रपोर्शन क्या है। अगर आप गर्मियों में अब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे फील्ड होंगे जिनमें सिर्फ इटसीट होगी, कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें सिर्फ आपको डीला बहुत ज़्यादा डोमिनेट नजर आएगा, या कुछ ऐसे फील्ड भी हैं जहाँ पे आपको चिपबड़ियाँ जो है वो वाइल्ड कुकर बिट की इन्फेस्टेशन। तो ये सब ड्यू टू सीड बैंक है कि किसका सीड बैंक सरफेस में ज़्यादा एडअप है, तो वो स्पीशीज फिर आपको
नजर आती हैं ज़्यादा। जो हमारा नेक्स्ट टेबल है वो बड़ा क्रूशियल है कि वीड रिलेटेड जो यील्ड लॉसेस क्या हैं और हमें किसी भी क्रॉप को कितना अर्से तक कम से कम वीड से साफ रखना, जड़ी बूटियों से साफ रखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो यील्ड पोटेंशियल है वो हमें एज सच हासिल हो, उसमें कोई वीड के रिलेटेड जो यील्ड लॉसेस हैं वो कम ना हो। यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आओगी कि एक क्रॉप है, उसके आगे ओपन वीड फ्री पीरियड रिक्वायर्ड है, वो है वीक्स आफ्टर सोइंग के, बजाई के बाद कितने हफ्ते हमने उस पार्टिकुलर क्रॉप को हमने वीड फ्री रखना है, यानी उसमें जड़ी बूटियाँ नहीं होने दें। ठीक है। रेंज ऑफ वीड रिलेटेड यील्ड लॉसेस हैं ये 24 टू 47 है। अब ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, ये 24 भी है और 47 भी है इसकी रेंज जो है। तो इसकी जो रेंज है ये डिपेंड करती है इन फैक्टर्स में, कंपटीशन बिटवीन, और ये जो फैक्टर्स हैं ये स्पेस टू स्पेस जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये वेरी करते हैं। इसके अलावा जो क्राफ्स में वेरी कर जाएगा और क्राप के डिफरेंट कल्टीवर्स की वजह से ये वेरिएशन आती है। तो ये 24 से 47% की रेंज है और उसके नतीजे में जो लॉसेज हैं वो 2.5 से 4.9 बिलियन तक है। अगर हम गंदम की बात करें तो उसमें हमें अपनी गंदम को बुझाई के तकरीबन 8 से 10 हफ्ते तक हमें वीड फ्री रखना पड़ेगा। तो जब हम 8 से 10 हफ्ते की बात करें, अगर हमारी गंदम नवंबर में लग गई थी तो कम से कम हमें मिड जनवरी तक जो है वो इसको वीड फ्री रखना चाहिए। ठीक है। उसके नतीजे में अगर वीड नहीं रखेंगे तो हमें 18 से 30% की यील्ड पेनल्टी है, जिसका मतलब है कि आउट ऑफ एवरी 100 kg 30 kg इज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू weed infestation or interference. Or interference include both, I am repeating once again, interference include both competition as well as allelopathy. और जो अपर लिमिट ऑफ यील्ड लॉसेस वीड में है वो तकरीबन 48 बिलियन रुपीस का लॉस है एनुअली इकोनॉमी को। ठीक है। इसके अलावा काटन, शुगर कैन, ऑयल सीड पल्सिस का डेटा यहाँ पे मौजूद है, आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। जो वेजिटेबल्स हैं उनमें यूजली जो इब्तदाई उनका दौरानिया है, अगर वो टोटल 100 दिन की कोई वेजिटेबल है तो उसमें जो पहले एक महीना या 33 दिन है वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स वीट कंपटीशन, और उसको हमने डेफिनेटली उसको इस पीरियड में साफ रखना है। ठीक है। तो अपर लिमिट ऑफ फील्ड लॉसेज जो है वो एज हाई एज 90% है और तकरीबन 22 मिलियन रुपीज़ का। आशिक एंड असलम का रेफरेंस है, ये 2014 का उनकी बुक्स है वीड्स एंड बीडी साइड, तो वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है। तो इस मॉड्यूल को आप देखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसमें वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वीड मैनेजमेंट मेथड्स, वीड कंट्रोल मेथड्स। तो मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम नॉन केमिकल, पहला जो आपका मॉड्यूल है वो है नॉन केमिकल तरीकों से हम गैर कीमियाई तरीकों से कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो अब उससे नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल, और लास्ट में आपका आईपीएम। टोटल इसके 4 लेक्चर जो हैं वो हमने बनाए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं ये मटेरियल जो है वो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लासरूम में मैं शेयर कर रहा हूँ। इकराम साहब जो है वो आपकी क्लासेस वगैरह लेके आपने इससे गो थ्रू होना है। गो थ्रू होने के बाद एक तो आपके पास ये ऑडियो नरेशन है, इसको आप सुन लें। तो उसके बाद भी स्टिल अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जिसमें आप समझते हैं कि आपको मज़ीद एलेबोरेशन चाहिए, कोई आपका डिस्कशन पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो यू कैन नोट दैट वन, पिन पॉइंट करें उसको। उसके बाद उसको क्लास में जो आपका जूम का सेशन होगा उसमें आप उसको पुट अप करें ताकि उस क्वेरी का आपको आंसर दिया जाए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ठीक है। तो इसके साथ स्टे ट्यून रहें। मैं मीनवाइल आई एम प्रोसीडिंग आफ्टर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम प्रोसीडिंग फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। So hope you will find it useful for yourself and your fellows, और इसको अपनी लर्निंग जो है उसको एक्सपेंड करें। The objective here is not to just ask you to go through all these documents, just answer the things and that's it. No, you have to go through all this material, come up with your points, and learn to reflect. You will have to ability to observe and then analyze the things, so that you will be better able to reflect a particular subject matter. It's not about your just your remembrance or your memory, test of your memory. All you have to do is to go through a particular subject, go through it, understand it, and then try to drive implications. What are the learning outcomes of this particular course, where it can be applied? So try to be on the applied side instead of just a bookish one. Thank you.